की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात सीलमपुर से निकले तो रास्ते में ही अचानक ही हमें खबर मिली कि अब हमें देशकुट जाना होगा मनसुख भाई से टोकन मनी लेने, वो भी अभी ही। जोगिंदर का तो बिल्कुल भी मन नहीं था उस वक्त देशकुट जाने का, क्योंकि हम दोनों पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे। पर हमें जाना तो था ही, चाहे मन हो या ना हो। देशकुट जाने के लिए हमें बक्कारपुर स्टेशन से रात के 11 बजे वाली गंगा एक्सप्रेस लेनी थी और अभी रात के 9 बज रहे थे और बक्कारपुर का स्टेशन भी 30 किलोमीटर दूर था। पर समस्या ये थी कि जिस जगह हम थे वहां से कोई भी गाड़ी बक्कारपुर नहीं जाती थी। ऐसे में टाइम पर स्टेशन पहुंचना जरा मुश्किल लग रहा था। तभी जोगिंदर ने 2-4 गाड़ी वालों से लिफ्ट भी लेने की कोशिश की, पर बात ही नहीं बनी और हमारा आधा घंटा यूं ही निकल गया। अभी मैं और जोगिंदर यही सोच रहे थे कि बक्कारपुर कैसे पहुंचे कि तभी एक ट्रक हमारे सामने रुकी। अभी हम दोनों उस ट्रक को ही देख रहे थे कि तभी उस ट्रक वाले ने आवाज देते हुए कहा, क्या हुआ भाई साहब, परेशान लग रहे हो? उस ट्रक वाले को मैं जवाब देते बोला, वो क्या है कि बक्कारपुर से हमारी 11 बजे की ट्रेन है, पर स्टेशन के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। मेरे इतना कहते ही उस ट्रक वाले ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, चलो मैं आप दोनों को बक्कारपुर छोड़ देता हूँ। उस ट्रक वाले के इतना कहते ही हम दोनों उस ट्रक में सवार हुए और निकल पड़े अपने मंजिल बक्कारपुर की ओर। अभी हम दोनों बक्कारपुर की ओर बढ़ ही रहे थे कि बातों ही बातों में उस ट्रक वाले ने कहा, एक बार अपनी ट्रेन का टाइम चेक कर लो। उस ट्रक वाले के इतना कहते ही मैंने गंगा एक्सप्रेस ट्रेन चेक की तो पता चला कि ट्रेन 11 बजे की नहीं बल्कि 12:15 बजे आएगी। और जब ये बात मैंने ट्रक वाले को बताई तो उसने कहा, देखो मैं तुम दोनों को डराना नहीं चाहता, पर मेरी मानो तो आज की ट्रेन मत पकड़ो। ट्रक वाले की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए और जब मैंने ट्रक वाले से इसकी वजह पूछी तो उसने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे साथ साथ जोगिंदर के भी होश उड़ गए। दरअसल उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि बक्कारपुर का रेलवे स्टेशन हॉन्टेड है। रात के 1 बजे के बाद उस स्टेशन पर कोई नहीं रुकता। कहते हैं कि उस स्टेशन पर एक बच्ची आवाज़ लगाती है और जिस किसी को उस बच्ची की आवाज़ सुनाई दे जाती है वो उसके जान के पीछे पड़ जाती है। इसी बीच जब ट्रक बक्कारपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रक वाले ने कहा, ध्यान रहे अगर ट्रेन 1 बजे से पहले नहीं आई तो स्टेशन पर मत रुकना। और ये बोलकर वो ट्रक वाला हम दोनों को स्टेशन के बाहर ही छोड़कर चला गया। खैर हम दोनों उस ट्रक वाले के बात से थोड़े हैरान जरूर हुए थे, पर हम दोनों ने अभी भी अपना इरादा नहीं बदला था। फिर जब हम दोनों स्टेशन के अंदर गए तो वहाँ काफ़ी सारे लोग थे और स्टेशन को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये स्टेशन सच में हॉन्टेड है। सब कुछ नॉर्मल देखकर मन में जो थोड़ा बहुत डर था अब वो भी खत्म हो गया था। फिर इसी बीच जब मैंने घड़ी देखी तो मैंने पाया कि 11 बजने वाले हैं, यानी कि ट्रेन को आने में तो अभी काफ़ी वक्त था। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए और ये सोचकर मैं और जोगिंदर स्टेशन के दूसरी तरफ मौजूद ढाबे पर पहुंचे। ढाबे पर खाते पीते अब आधा घंटा बीत गया था और जब हम दोनों वापस से स्टेशन पहुंचे तो मैंने नोटिस किया कि अचानक स्टेशन खाली सा हो गया है। अब गिन चुनकर ही 5-7 लोग स्टेशन पर दिखाई दे रहे थे। खैर पहले तो मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और वैसे भी अब हमारी ट्रेन के आने का समय भी करीब आ गया था। लिहाजा जोगिंदर और मैं प्लेटफार्म 1 पर ट्रेन के आने का वेट करने लगे। और जब रात के 12 बजे तो स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट हुआ कि गंगा एक्सप्रेस अब रात के 1:30 बजे आएगी। इस अनाउंसमेंट के होते ही जो कुछ यात्री स्टेशन पर मौजूद थे वो जाने लगे और उन यात्रियों के जाने के बाद उस स्टेशन पर ले देकर मात्र हम दोनों ही रह गए थे। फिर जब स्टेशन कर्मचारी भी स्टेशन की लाइट्स ऑफ करके जाने लगे तो उनको जाते देखकर जोगिंदर बोला, भाई ये क्या, अब तो स्टेशन कर्मचारी भी जा रहे हैं। अभी जोगिंदर ने ये कहा ही था कि तभी उन रेलवे कर्मचारियों की नज़र हम पर पड़ गई। हम पर नज़र पड़ते उन्होंने कहा, अरे यहाँ पर क्या कर रहे हो, पता नहीं है 1 बजने को है। उनके इतना कहते ही मैंने कहा, हाँ 1 तो बजने वाले हैं, पर ट्रेन तो 1:30 बजे आने वाली है ना। इस पर उनमें से एक कर्मचारी हमारी तरफ पड़ा और बोला, आपने शायद स्टेशन के बाहर लगे चेतावनी बोर्ड पर ध्यान नहीं दिया, जिस पर साफ साफ लिखा है कि रात के 1 बजे से रात के 3 बजे के बीच कोई भी ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। अभी उस रेलवे कर्मचारी ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि जोगिंदर बीच में उसे रोकते हुए बोला, अरे अगर कोई ट्रेन 1 बजे के बाद स्टेशन पर नहीं रुकेगी
तो फिर कहाँ रुकेगी? जोगिंदर के इस सवाल का जवाब देते हुए उस रेलवे कर्मचारी ने कहा, ट्रेन स्टेशन से 1 किलोमीटर आगे जाकर रुकेगी। तुम दोनों इन पटरियों के साथ साथ चलते जाओ और जब पटरियों के बगल में जहाँ बेंच दिखाई दे तो समझ जाना कि ट्रेन वहीं रुकेगी। ये बोलकर वो रेलवे कर्मचारी अपने साथियों के साथ वहां से चला गया और अब हम दोनों भी बस वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी जोगिंदर के पेट में ममोर के साथ दर्द शुरू हो गया। वो तो गनीमत थी कि यहाँ पास में ही शौचालय था, नहीं तो इस अंधेरी रात में जोगिंदर के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती। खैर जोगिंदर के शौचालय जाने के बाद मैं वहीं शौचालय के बाहर खड़ा उसके आने का वेट करने लगा। शौचालय के बाहर खड़े खड़े अब काफी वक्त बीत गया था तो मैंने जोगिंदर को आवाज देते बोला, भाई चल यार, काफी देर हो गई है। मेरे 2 से 4 बार आवाज देने पर भी जब जोगिंदर ने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे को थोड़ी चिंता होने लगी। और फिर जब मैंने शौचालय के दरवाजे पर खटखटाते हुए कहा, जोगिंदर भाई ठीक तो हो ना? जिस पर जोगिंदर भाई दर्द से कराते हुए बोले, नहीं भाई, दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लगता है ढाबे के खाने में कुछ गड़बड़ थी। जोगिंदर भाई का हाल जानने के बाद जहां जोगिंदर भाई के लिए मुझे बुरा लग रहा था तो वहीं मुझे इस बात की भी फिक्र सता रही थी कि 1 बजने को था। साथ ही मेरे दिमाग में उस ट्रक ड्राइवर और रेलवे कर्मचारी की बात अब अंदर से बेचैन किए जा रही थी। और फिर कुछ देर के बाद जब जोगिंदर अंदर से मुझे आवाज देते बोला, भाई ये बाहर चाय वाला कौन है जो इतनी रात गए चाय बेच रहा है? जोगिंदर के इतना कहते ही मैंने उससे कहा, तेरे कान बज रहे हैं शायद इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ स्याह अंधेरा और गहरी खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने इतना कहा ही था कि तभी जोगिंदर शौचालय से बाहर निकला और मेरे पीछे की ओर इशारा करते हुए बोला, फिर वो कौन है? अभी मैं पीछे पलटकर देखने ही वाला था कि तभी जोगिंदर बोला, सुनो बेटा सुनो। ये कहते हुए उस ओर चला गया जिस ओर उसने इशारा किया था। फिर जब मैं पीछे पलटा तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि पीछे कोई भी नहीं है, पर जोगिंदर को देखकर साफ लग रहा था कि उसे कोई दिखाई दे रहा है। जोगिंदर लगातार उस अदृश्य आदमी से बात किए जा रहा था और वहीं मैं शौचालय के बाहर खड़ा डर के मारे कपकपाए जा रहा था। फिर जब जोगिंदर ने मुझे बुलाते हुए कहा, अरे भाई तू वहां पर क्या कर रहा है, इधर आ। जोगिंदर के बुलाने पर मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं उसके पास जाऊं, पर जब उसने कई बार आवाज दी तो मुझे मजबूरन अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने पड़े। और जब मैं जोगिंदर के करीब पहुंचा तो मुझे एक चाय की प्याली पकड़ाते बोला, देख तो सही इस चुटकी ने कितनी मस्त चाय बनाई है। अभी मैं उस गर्मा गर्म चाय की प्याली हाथ में लिए ये सोच ही रहा था कि आखिर ये चाय की प्याली हवा में कहां से प्रकट हो गई कि इतने में ही जोगिंदर ने अपनी चाय की प्याली खत्म करके उसे पैसे निकाल कर देने लगा, जिसे जोगिंदर छुटकी बुला रहा था। मैं घबराया हुआ था जिस वजह से मैंने वो चाय नहीं पी और चुपचाप चाय नीचे पलटकर कप वहीं पर नीचे रख दिया। कप के नीचे रखते ही मैंने जोगिंदर को वहां से चलने को कहा, पर जोगिंदर अभी भी उस छुटकी से बात करने में खोया हुआ था। मैं ये तो जानता था कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, पर पता नहीं जोगिंदर ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा था। फिर जब मैं अकेला ही वहां से जाने लगा तो मुझे वहां से जाता देख जोगिंदर भी मेरे पीछे पीछे आने लगा और जोगिंदर को अपने पीछे आता देखकर मुझे लगा कि चलो अब यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। पर जैसे ही हम दोनों स्टेशन से बाहर निकले तो वैसे ही जोगिंदर की तबीयत बिगड़ गई। अब वो सही से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से उसे सहारा देते हुए मैं जोगिंदर को अपने साथ लेकर जाने लगा। और जब मुझे उन पटरियों के साइड में 2-4 बेंच नजर आए तो मैं जोगिंदर को लेकर उन्हीं बेंच पर बैठ गया। रात के 1 तो बज ही चुके थे और अब मुझे बस इंतजार था तो गंगा एक्सप्रेस ट्रेन के आने का, जिसमें अभी वक्त था। मुझे चिंता बस इसी की थी कि कहीं जोगिंदर को कुछ हो ना जाए, क्योंकि जोगिंदर की तबीयत बड़ी तेजी से बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था और उस सुनसान बियाबान रात में सिर्फ डर और दहशत के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। फिर जब ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी तो मेरी थोड़ी उम्मीद बंधी। मैंने जोगिंदर को किसी तरह उठाया और ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो गया। फिर जब ट्रेन सामने रुकी तो मैं जोगिंदर को उठाकर ट्रेन में चढ़ने के लिए बढ़ा। अभी हम बोगी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी मैंने देखा कि ट्रेन के गेट पर खड़े मुसाफिर हमें देखते ही ट्रेन के दरवाजे को बंद करने लगे और जो मुसाफिर ट्रेन की खिड़की से हमें देख रहे थे उनके चेहरों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ही डरे हुए हैं। मैं उनके आगे बहुत ही गिड़गिड़ाया, मदद की गुहार भी लगाई, पर किसी को हम पर तरस नहीं आया और इसी बीच ट्रेन भी चल पड़ी। ट्रेन के जाते मैं इतना हताश हो गया कि मैं कब रो पड़ा मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ।
इसी बीच जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं थोड़ा सहम गया, और फिर जब मैंने एक नज़र उठाकर पीछे देखा तो एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसके कंधे पर एक झोला लटका हुआ था। इससे पहले मैं कुछ कह पाता कि वो बूढ़ा आदमी बोला, इसे यहीं छोड़कर चले जाओ, अब ये नहीं बचेगा, वो बच्ची इसे अब नहीं छोड़ेगी। इस पर मैंने उस बूढ़े आदमी से सवाल करते पूछा, बाबा पर वो बच्ची है कौन और वो मेरे दोस्त को क्यों मारना चाहती है? मेरे सवाल का जवाब देते उस बूढ़े बाबा ने कहा, उस बच्ची की पुकार अगर कोई सुन लेता है तो उसका मरना तय हो जाता है। शायद तुम्हारे दोस्त का भी बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए उस बच्ची की पुकार सिर्फ तुम्हारे दोस्त को ही सुनाई दी, तुम्हें नहीं। भले ही तुम इसे आज यहाँ से अपने साथ लेकर चले जाओ, पर यह फिर भी नहीं बचेगा। उस बूढ़े बाबा की बात से मुझे भी यकीन हो गया था कि जो कुछ ये बाबा बोल रहे हैं वो सच है, पर इसके बावजूद भी मैं भला अपने दोस्त को मरता छोड़कर तो हरगिज नहीं जा सकता था। और जब ये बात मैंने उस बूढ़े बाबा से कही तो वो भी मेरे मन की दशा को अच्छे से समझ गए, और कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, एक उपाय है, अगर तुम अपने दोस्त के लिए थोड़ा खतरा उठा सकते हो तो मैं तुम्हें वो उपाय बता सकता हूँ, पर उस उपाय से तुम्हारे दोस्त को कितनी जिंदगी मिलेगी ये नहीं कह सकता। उस बाबा की बात सुनने के बाद मैंने अपने दोस्त के चेहरे की तरफ देखा और बिना ज़्यादा सोचे मैंने हाँ कहते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे उपाय तो बताओ। मेरे इतना कहते ही उस बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है तो सुनो, सबसे पहले अपने दोस्त को वापस से स्टेशन पर ले जाओ, वहाँ पहुँचकर अपने दोस्त के सारे कपड़े उतार देना और अपने दोस्त के सिर के बालों को भी काट देना। ये दोनों काम करने के बाद कपड़े समेत बालों को भी जला देना। कपड़े और बालों में आग लगाने के बाद अपने दोस्त को नहलाकर अपने कपड़े पहना देना। फिर तुम स्टेशन से चुपचाप अपने दोस्त को लेकर निकल जाना, पर ध्यान रहे ये सब करते हुए तुम्हें उस बच्ची की आवाज़ न सुनाई दे जाए, नहीं तो तुम भी अपने दोस्त की तरह मारे जाओगे। दोस्तों, उस बाबा की बात अच्छे से सुनने और समझने के बाद मैंने जोगिंदर को अपनी पीठ पर लादा, क्योंकि अब जोगिंदर की सिर्फ सांसें ही चल रही थी। और फिर जब मैं किसी तरह जोगिंदर को लेकर वापस से स्टेशन पर पहुंचा तो उस बाबा के कहे अनुसार मैंने जोगिंदर के सारे कपड़े उतार दिए, जिसके बाद बारी थी जोगिंदर के बालों को काटने की। बाबा ने मुझे एक उस्तरा दिया था जिससे यह आसान हो गया था, और मैंने फौरन ही जोगिंदर के बाल काटकर उसके कपड़े सहित उन बालों में आग लगा दी। फिर मैंने जोगिंदर को अपनी पीठ पर लादा और वहीं के एक नलके के नीचे लेटा दिया और उसे उस नलके के पानी से नहला दिया। जोगिंदर को नहलाने के बाद अब बारी थी जोगिंदर को अपने कपड़े पहनाने की, पर जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारने शुरू किए कि वैसे ही बहुत ही तेज आंधी आ गई, जिसके चलते मुझे जोगिंदर को कपड़े पहनाने में बहुत ही दिक्कत पेश आ रही थी। पर मैंने जैसे तैसे करके जोगिंदर को अपने कपड़े पहना ही दिए, और अब तक जोगिंदर को भी थोड़ा होश आ गया था। जोगिंदर को होश में देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, और फिर मैं उसे सहारा देते हुए स्टेशन से बाहर ले आया। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद सवेरा हुआ और फिर हम दोनों वहाँ से वापस बस से अपने घर लौट आए, और उस रात हम दोनों मरते मरते बचे। पर जोगिंदर बीमार रहने लगा, और फिर हादसे के तकरीबन 2 साल बाद जोगिंदर की अचानक ही मौत हो गई। जैसे कि उस बूढ़े बाबा ने बताया था कि उस बच्ची से कोई नहीं बच पाया है। खैर, मुझे जोगिंदर के खोने का बहुत दुख है। मेरे से उस वक्त जो बन पाया मैंने उसके लिए किया, पर शायद उसके नसीब में मौत ही लिखी थी। और इस हादसे के बाद तब से मेरा कभी भी बक्कारपुर की तरफ जाना नहीं हुआ, और भगवान ना करे कि मेरा कभी दोबारा उधर जाना हो। तो दोस्तों,